चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक टाइप ऑफ सेल। अच्छा, कोशिका के प्रकार के बारे में ना। और लिखवाए क्या थे लास्ट पॉइंट? दो पार्ट में बता बता दिए थे। कॉपियाँ दीजिए। टाइप ऑफ सेल। चलिए चलिए, आज के क्लास में हम लोग को कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के टाइप, इनका सेल के टाइप के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, कोशिका दो प्रकार के होते हैं। देयर आर देयर आर there are two type of cell there are two types of cell यानी कोशिका दो प्रकार के होते हैं। तो क्या बोलेंगे? कोशिका दो प्रकार के होते हैं। अब ये कोशिका के दो प्रकार कौन कौन होते हैं? कोशिका दो प्रकार का जो होता है, ये कौन कौन दो प्रकार है? तो सबसे पहला पॉइंट, कोशिका का दो प्रकार है। पहला नंबर में प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरे नंबर में यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल तथा यूकैरियोटिक सेल कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो कोशिका के कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक सेल तथा यूकैरियोटिक सेल। ओके, अच्छा, दो तरह का सेल हो जाएगा। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें पहला नंबर आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल लिखकर एरो देंगे। प्रोकैरियोटिक सेल लिखकर एरो देंगे। यानी कोशिका दो प्रकार के होंगे, उसमें पहला नंबर प्रो कैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, लिखकर एरो देंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका लिखकर एरो दीजिए।
काट लिए। अब इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका लिखकर एरो देंगे। हम क्या बोले हैं, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सर, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अब हम लोग को लिखना है। पहला नंबर में प्रोकैरियोटिक से लिखिए, हेडिंग डालिए। अच्छा आप सुनिएगा, ये 2 वर्ड इससे मिलकर बना हुआ आपको दिख रहा है। पहले इसको तोड़ देंगे ताकि इसके मीनिंग का पता लगाएंगे और फिर इसका डिफिनेशन अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। पहले तो प्रो और दूसरा कैरियोटिक, 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है बाबू प्रीमिटिव, प्रो मतलब प्रीमिटिव, और प्रीमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, और प्राचीन को ही हम लोग कहते हैं क्या, पुराना। बात समझ में आया, प्रीमिटिव यानी प्राचीन, पुराना। अच्छा उसके बाद कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं क्या, केंद्रक। बात समझ में आया, यानी जिसमें प्राचीन केंद्रक होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। वैसी कोशिका जिसका केंद्रक प्राचीन हो, वैसी कोशिका जिसका केंद्रक प्राचीन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर केंद्रक प्राचीन होगा मतलब वो किसी काम का नहीं होगा, और जब किसी काम का ही नहीं होगा तो उसको क्या माना जाएगा कि होता ही नहीं है। बस समझ में आया। जैसे मान लीजिए बाबू, प्रोकैरियोटिक में ये कोई कोशिका है, सेल है। अब कोशिका के अंदर ये केंद्रक हो गया जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, प्रिमिटिव टाइप का है, प्राचीन केंद्रक है। और केंद्रक के बाहर में झिल्ली होता है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो देखिए ये हो गया जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली हो गया ये। अच्छा इसके अंदर जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस कहते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। तो इसका न्यूक्लियस क्या पूर्ण रूप से विकसित है, नहीं सर, नॉट वेल डेवलप्ड। इसका केंद्रक झिल्ली कैसा दिख रहा है सर, ये केंद्रक झिल्ली जो है रूडिमेंट्री टाइप का दिख रहा है। कैसा, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, रूडिमेंट्री को हिंदी में कहते हैं टूटी फूटी अवस्था, टूटी फूटी अवस्था। यानी आपको यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है, न्यूक्लियस इसका सर, न्यूक्लियस प्राचीन तरीके का दिख रहा है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं दिख रहा है। उसके साथ ही साथ केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होता है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ केंद्रक झिल्ली भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं दिख रहा है, यानी केंद्रक झिल्ली टूटी फूटी अवस्था में, यानी रूडिमेंट्री दिख रहा है, टूटी फूटी अवस्था में है। तो अगर मान लीजिए आप ही लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो रात को मान लीजिए 12-1 बजे तक मोबाइल वोबाइल चला के सोते होंगे, 1 बज जाता होगा, 1-2 बजे मोबाइल चला के सोए, सुबह में कम से कम बहुत जल्दी जगने की कोशिश करते हैं तो वो 9 बजे तक तो जग ही जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके घर वाले को सुबह 6 बजे काम हो तो जानते हैं कि एक बार जगाने गए थे, बोला कि चुपचाप रहिए आप लोग, क्या समझिएगा, रात भर हम पढ़ाई करते हैं, आप लोग झूठों का टेंशन दे रहे हैं हमको, मेरे ऊपर कितना लोड है वो हम ना जानते हैं, कितना मेहनत करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं। अब कौन जानता है मोबाइल पर करते हैं कि किताब पर, लेकिन रात भर मेहनत करता है लड़का, तो वो तो बोलेगा बेकार में आप लोग परेशान करके रख देते हैं, सुबह सुबह जगाने आ जाते हैं। आप लोग को समझ में आता है रात को 2 बजे तक पढ़ता है जो लड़का, वो सुबह में जगेगा? तब मम्मी पापा समझते हैं सही बात है, पढ़ रहा होगा, नहीं जगाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर उनको काम पड़ जाए सुबह 6 बजे का तो वो क्या मानेंगे, वो बगल वाला से काम करा लेंगे लेकिन आपको जगाने अब नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब उनके अनुसार आप अनुपस्थित हैं, किसी काम का नहीं है, 6 बजे मतलब नहीं है, अनुपस्थित हैं। तो उसी तरह से केंद्रक होता है। इसका केंद्रक का कोई काम है, यहाँ प्रिमिटिव टाइप का है, प्राचीन केंद्रक है, कोई मतलब नहीं है, तो इसको क्या मान लिया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब केंद्रक अनुपस्थित होगा, उसके बाहर का जो केंद्रक झिल्ली है टूटी फूटी अवस्था में है, वो खुद टूटल फूटल अवस्था में है, तो उसको भी मान लिया जाता है कि इसमें भी अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। बस समझ में आया, यानी केंद्रक न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी फूटी अवस्था में होता है। ठीक है, ऐसे तो बोल ही सकते हैं।
सॉरी केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक आर नॉट वेल डेवलप्ड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रूडिमेंट्री, यानी जिसके केंद्रक कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो और जिसके केंद्रक झिल्ली टूटी फूटी अवस्था में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसा कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक अनुपस्थित हो तथा केंद्रक झिल्ली टूटी फूटी अवस्था में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक के अनुसार ही डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, जब चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो वहां हम लोग डिफिनेशन थोड़ा बढ़िया से पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक में बेसिक के हिसाब से ही चला जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव यानी प्राचीन, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी जिसमें प्राचीन केंद्र को उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अच्छा, या बोल सकते हैं जिसके केंद्र को अनुपस्थित हो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो चलिए पहले आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसे एक बार नोट कीजिए इसको। ठीक है, अब आप चाहें तो डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा डिफिनेशन, यानी द टाइप ऑफ सेल, द टाइप ऑफ सेल यानी कोशिका का वैसा प्रकार, इन विच यानी जिसमें, द टाइप ऑफ सेल इन विच न्यूक्लियस, इन विच न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट, दोनों को आप अनुपस्थित बोल सकते हैं, ठीक है। यानी द टाइप ऑफ सेल इन विच न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विकसित, जिसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, चाहे अनुपस्थित होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिगर तो सब लोग बना लिए होइएगा, जितना भी वर्ड मीनिंग आप लोग को लिखवाते चल रहे हैं साथ ही साथ याद भी करते चलिए, ताकि आपका इंग्लिश भी अच्छा हो जाए। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं उनका भी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग बस इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें हिंदी कैसे लिखेंगे, कोशिका का, देखिए कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक तथा कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली, कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं, तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विकसित होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आया, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं, कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विकसित होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अच्छा, अब आ जाइए इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आप देखे हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन कौन होगा, ऐसा एग्जाम्पल बताना है आपको। तो सबसे पहले देखिए एक चीज याद रखिएगा, बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया जो भी है, यानी जितना भी इस पृथ्वी पर जीवाणु है ना, सब के सब क्या होता है, सब प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल बस एक जीवाणु है केवल। ठीक है, जीवाणु को किस वर्ग में रखा गया है, मोनेरा में। मोनेरा जगत है, किंगडम को 5 वर्गों में बांटा गया है। एम्प्रोएफपीए यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को रखा गया है। तो जितना भी बैक्टीरिया है उसको किस जगत में रखा गया है, किस किंगडम में रखा गया है, तो क्या बोलिएगा, मोनेरा जगत में रखा गया है। मोनेरा जगत के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं। बाबू याद रखिएगा, बैक्टीरिया को किस जगत में रखे हैं, तो सर मोनेरा किंगडम में। किंगडम, मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम का मतलब हुआ मोनेरा का हिंदी मोनेरा, और किंगडम को हिंदी में जगत कहते हैं। यानी मोनेरा जगत में रखा गया है। किसको, बैक्टीरिया को, यानी कि जीवाणु को किस जगत में रखा गया है, तो मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है, समझ में आया। जीवाणु को किस जगत में रखा गया है, तो मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है। हो जाएगा। बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है। अच्छा, अब आ जाइए दूसरा बात। बैक्टीरिया, एक एग्जांपल बैक्टीरिया का लिख लिए। एक और बैक्टीरिया ही है, पहले एक मिनट, थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में एक और बात लिख लीजिए बाबू। इस पृथ्वी पर सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई थी वो बैक्टीरिया है। यानी फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। इसका मतलब ये हुआ पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति, पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति किसका हुआ है, जीवाणु का, बैक्टीरिया का। याद रखेंगे, बैक्टीरिया का इस पृथ्वी पर सबसे पहली उत्पत्ति हुई है। बैक्टीरिया को अगर कोई पूछे किस जगत में रखा गया है, किस किंगडम में, तो क्या बोलिएगा, मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखा गया है। और बैक्टीरिया की उत्पत्ति सबसे पहले इस पृथ्वी पर हुई थी, यानी सबसे पहला आने वाला जीव बैक्टीरिया है। तो इसीलिए बैक्टीरिया बहुत पहले ना आया है जी। तो जब सबसे पहले आया है तो उसमें कोशिका कौन सा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका डेवलप होकर यूकैरियोटिक कोशिका में बदल गया, मतलब उसका इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। और प्रोकैरियोटिक जो है इवॉल्व होकर यानी विकसित होकर क्या बन गया, यूकैरियोटिक में बदल गया। और हम लोग यूकैरियोटिक में अब है। ठीक है, हम लोग यूकैरियोटिक हैं। अच्छा, अब देखिए इस पृथ्वी पर जैसे मोनेरा ये वो जगत है, उसको छोड़कर बाकी जितना जगत है सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, देख लीजिए बैक्टीरिया। अच्छा, एक और इसी में ऐसे अलग कुछ नाम नहीं है जीवाणु है, जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम आप लोग सुने होइएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम लोग बोलते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल का नाम भी आप लोग सुने होइएगा। अच्छा, नील हरित शैवाल को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीजीए। याद रखिएगा, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही एक और नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है उसका दूसरा नाम, या आप इसको अथवा, या मतलब हो गया अथवा, आप एक और नाम से इसको लिख सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को ही, क्या, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। याद रखना है इस बात को, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, क्लियर हुआ। यानी इस पृथ्वी पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक का, तो सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक है। बाकी दूसरे किसी का नाम रखिए, जैसे अमीबा, यूग्लिना,
पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, फंजाई, ईस्ट, प्लांट, एनिमल, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बैल बोका बकरी, सब जितना भी जीव है सब के सब क्या हो जाएगा, सब यूकैरियोटिक होगा। बात समझ में आया? यानी सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ आपको याद रखना है। एक तो बैक्टीरिया जो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है, और उसकी उत्पत्ति जो है इस पृथ्वी पर सबसे पहले हुई है। ठीक है, सबसे पहला उत्पत्ति जो है बैक्टीरिया का ही हुआ है। लिख लिया? चलिए, अच्छा आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग किंगडम की बात थोड़ा कर लिया जाए। कौन किंगडम? 5 किंगडम। पहले थोड़ा बहुत इसका बात करके तब हम लोग आगे बढ़े। 5 किंगडम का मतलब होता है 5 जगत। 5 जगत यानी कि जब जीवों को बांटा जा रहा था ना, तो लोग अपने अपने अनुसार, वैज्ञानिक लोग अपने अपने अनुसार बांट रहा था। कुछ हम ये बताए ना यहाँ कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। और दूसरा नाम है इसी का, ब्लू ग्रीन एल्गी का, नीलहरित शैवाल का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल को हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, एस्पाइरुलिना एक एल्गी है, एस्पाइरुलिना एक नीलहरित शैवाल है जो खाने योग्य बीजीय, मतलब कि इडिबल अलगी इसको कहते हैं। तब आप बैक्टीरिया को नहीं खाइएगा, आप जो खाइएगा स्पाइरुलिना, ये एक एल्गी है, शैवाल है, तो इसलिए एल्गी नाम आया। तो एल्गी के नाम पे हम आपको बोले हैं कि आप इस जीवाणु को नहीं खाइएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी को नहीं खाइएगा, मतलब आप इसमें किसको खाइएगा, एल्गी को। खाने योग्य एल्गी का नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना बहुत प्रोटीनस चीज है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है उसमें। खाने योग्य एल्गी अगर कोई पूछेगा तो उसका नाम क्या बोलिएगा, एस्पाइरुलिना, इडिबल एल्गी, खाने योग्य एल्गी, जिसको खाने से फूड सप्लीमेंट्री यानी भोजन संपूरक के रूप में लोग इसका उपयोग करता है। जो लोग जैसे जिम उम करते हैं तो एस्पाइरुलिना का कैप्सूल आता है मार्केट में, एस्पाइरुलिना का पाउडर आता है। एस्पाइरुलिना आप देखे होंगे, आपको याद नहीं आ रहा है, जहां पानी जमा हुआ रहता है ना, उसके ऊपर में हरे रंग का एक परत जम जाता है। ठीक है, हरे रंग का परत जम जाता है, और उसी हरे रंग के परत को एल्गी, शैवाल कहते हैं, और उस शैवालवा का नाम है स्पाइरुलिना, यानी खाने योग्य एल्गी है वो। हाँ ठीक है, पूरा बिछा हुआ रहता है, परत बना हुआ रहता है। तब 5 को जगत का पहले हम लोग बात कर लिया जाए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत के वर्गीकरण को R.H. व्हीटेकर ने दिया था। R.H. व्हीटेकर नामक एक वैज्ञानिक ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। तो अब यहाँ हम लोग उनके बारे में ज्यादा विशेष रूप से बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम बस यहाँ जगत आपको बता रहे हैं। बाबू, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है ना, उनको 5 वर्गों में बांट दिया गया। और 5 वर्गों में जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक तो अपने अपने अनुसार बहुत तरह का बांटे। कुछ लोग बोला कि देखिए इस पृथ्वी पर 2 तरह के जीवों को बांट दिया जाए, एक तरफ में पौधा को रख दिया जाए और दूसरे तरफ में एनिमल को रख दिया गया। मतलब एक तरफ में पौधों को रखा जाए और दूसरे तरफ में जो है एनिमल को रखा जाए। तो ये लोग क्या किए कि एक तरफ में प्लांट को रख दिया, दूसरे तरफ में एनिमल को रख दिए। लेकिन जानते हैं उससे हुआ क्या, जब एक तरफ में प्लांट को रख दीजिएगा दूसरे तरफ पे एनिमल, तो ठीक है, फंजाई को कहाँ रखिएगा, कवक को, वो ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल में आएगा, तो उसको कहाँ रखेंगे। तो इसलिए वर्गीकरण सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, R.H. व्हीटेकर जो 1969 में जो वर्गीकरण दिए थे, वो बताए थे 5 जगत में जीवों को बांटा जाए। तो वो बोले थे एम प्रो एफ पी ए, ये याद करने के लिए शॉर्ट तरीका याद रखिएगा। एम मतलब मोनेरा, तो वो बांट दिए वो जीव को मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत। प्रो मतलब प्रोटिस्टा, 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 मोनेरा प्रोटिस्टा। एफ मतलब फंगी मत पढ़िएगा, फंजाई, फंजाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कवक। ठीक है। पी मतलब
प्लांटी, क्या पढ़ते हैं? प्लांटी। प्लांटी मतलब पादप जगत, पादप जगत हो जाएगा। ठीक है, ए मतलब एनिमेलिया, क्या पढ़ेंगे इसको? एनिमेलिया। और एनिमेलिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु जगत। अब देखिए जगत है, ये जगत मतलब इसके अंतर्गत सब आ जाएंगे। यानी जैसे मुनेरा जगत बोला गया मतलब सभी बैक्टीरिया को इसमें रख दिया गया। प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सब इसी में आता है। प्रोटोजोआ सब इसी में आ जाएगा। फंजाई में ईस्ट, पेनिसिलियम सब इसमें आ जाएगा फंजाई में। प्लांटी यानी पादप, पौधा, तो जितना भी पौधा है सबको कहाँ रख दिया गया? प्लांटी में, पादप जगत में। और जितना भी एनिमेलिया है मतलब जंतु जगत में, जितना एनिमल है इस पृथ्वी पर, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बैल बोका बकरी, सबको कहाँ रख दिया गया? मनुष्य, सबको जंतु जगत में रख दिया गया, एनिमल में रख दिया गया। तो इस तरह से जगत को कितने किंगडम में बांटा गया है जीवों को? तो 5 जगत में, 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया गया, यानी बांटा गया। अब सुनिए, अब हम बता रहे हैं, एक चीज सुनिएगा बउआ, एक चीज आप लोग को याद रखना है। इसी में हम सब आप लोग को बता देते हैं। ये बस एगो मुनेरा जो है ना, मुनेरा सिर्फ यही प्रोकैरियोटिक है। मुनेरा जो है सिर्फ यही क्या है जी? प्रोकैरियोटिक है। बाकी सब के सब क्या होते हैं? बाकी सब के सब यूकैरियोटिक है। कोई दिक्कत आए समझ में? मोनेरा क्या होते हैं जी? सर मोनेरा प्रो कैरियोटिक होता है और बाकी सब के सब यूकैरियोटिक, बाकी सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, एगो बस मोनेरे है जो प्रोकैरियोटिक है। अब सुनिए, अब कहने का मतलब है सर इसमें एक कोशिका वाला कौन कौन होता है? बहु कोशिकीय, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो याद रखिएगा, अब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को इस साइड लिख देते हैं, बोले आप लोग उतार लीजिए नहीं तो कचड़ा हो जाएगा, ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, ज्यादा चीजें यहाँ पे लिखेंगे तो अलग लिखवा देते हैं उसको। मतलब ये फ्लो चार्ट है एक, जिससे आपको अब याद रखना है। अच्छा सर, यानी सिर्फ जीवाणु जो है बैक्टीरिया, यानी मुनेरा जो है सिर्फ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। बाकी जितना नाम है सबको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। तो अब रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब आप बैक्टीरिया को छोड़ के कुछों का नाम ले लीजिए, हम बस एक ही बात कहेंगे, क्या? यूकैरियोटिक। अब बैक्टीरिया का नाम में ब्लू ग्रीन एल्गी भी तो है, बैक्टीरिया नीलहरित शैवाल, तो भी प्रोकैरियोटिक ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें मोनेरा प्रोटिस्टा जो होता है, ये होता है एक कोशिका से बना हुआ, एक कोशिकीय। कौन कौन? मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। बाकी जितना है फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, सब एक से अधिक कोशिका के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ लिखे हैं? उतार लिए होइएगा, तो थोड़ा इसको घसकाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं मोनेरा, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है इसको कर लेते हैं यूनी सेलुलर। यूनी सेलुलर मतलब समझ रहे हैं? यूनी सेलुलर को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब हुआ वैसे जीव जो एक कोशिका के मिलने से बने होते हैं, उसे एक कोशिकीय कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बाकी ये तीनों फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? तो ये मल्टी सेलुलर।
मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हुआ? बहु कोशिकीय। आए समझ में? बहु कोशिकीय। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है कि एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय क्या होता है। बस समझ में आया? तो याद रखेंगे बाबू, एक कोशिकीय जीव कौन है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? तो ये मोनेरा और प्रोटिस्टा एक कोशिका के मिलने से बना होता है सर इनका शरीर। और बाकी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, यानी कि कवक जगत, पादप जगत, जितना भी कवक है इस पृथ्वी पर सब बहुकोशिकीय है, लेकिन एक को छोड़कर लिखवाए तो भी एक्सेप्शन आप लोग को। बोलिए एक्सेप्शन क्या है? अरे हम नहीं लिखवाए, तीनों के तीनों फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तीनों के तीनों क्या होता है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय के नाम से नहीं पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ? बहुकोशिकीय का मतलब हुआ बहुत सारे कोशिका के मिलने से बना हुआ जीव। इसका मतलब वैसा जीव जो एक कोशिका के मिलने से, एक सेल के मिलने से बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं, उसे मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, जो एक से अधिक कोशिका के मिलने से बना होता है। लेकिन उसी में एगो जो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बोले हैं ना, फंजाइये में एक ऐसा फंजाइये जो सिर्फ एक ही कोशिका के मिलने से बना होता है, उसका नाम क्या है? बोलिए कोई, पढ़ाए हैं बोलिए। ईस्ट। ईस्ट, YEAST, ईस्ट। तो ये रेगुलर क्लास आइएगा तब ना कुछ याद रहेगा, नहीं तो पता चलेगा बाबू इधर उधर ऐसे ही घूमने थोड़ा बंद कर दीजिए। अब आप लोग ज्यादा क्लास ट्राई मत करिए, ना तो मलजारी पकड़ लेगा। क्लास ज्यादा ट्राई करिएगा ना, मैंने एक दिन में 3 को बायोलॉजी पढ़िएगा, ट्राई करिएगा कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, तो पता चलेगा कि चेक करने में मलजारी पकड़ लेगा। मैंने पते करते रह जाना होगा कि कौन बेस्ट है, अब मालूम कभी नहीं चल पाएगा। ठीक है, देखिए बेस्ट टीचर की पहचान रिजल्ट पहला नंबर, दूसरे नंबर में नीट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व होना चाहिए, तीसरे नंबर में NCERT डीपली पढ़ाना चाहिए, बस वो बेस्ट टीचर है। और क्या खोजना है भाई? हाँ, चौथा की हुई बात बोल दे कि हमारे पढ़ाने से अगर बाहर का नीट में आ गया हो तो एक भी क्वेश्चन इस बार के नीट का जो 5 मई को पेपर हुआ है ला के दिखाइए, हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम बात ही बोले हैं कि नहीं? खोज के लाइए, हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। 5 मई को नीट का पेपर हुआ है, खोज के लाइए खाली एक को क्वेश्चन जो मेरे पढ़ाने से बाहर का हो, तब ना आपका होगा जी। तो ये चीजें अब घूमना, आप ट्राई करना छोड़ दीजिए। जब तक ट्राई वाला दिमाग में ट्रायल रहेगा तब तक कुछ सीखिएगा नहीं। और नहीं तो बायोलॉजी पढ़ना है तब तो बहुत टीचर है यहाँ, अगर बायोलॉजी को सही में सीखना है तब तो आपको घूमना छोड़ देना होगा, अब ट्रायल नहीं चलाना होगा। आप जो कोशिश कर रहे हैं कि कौन बढ़िया टीचर है खोज रहे हैं, खोजने में 2 महीना बीत जाएगा। बहुत जल्द सिलेबस शुरू होने वाला है, 3 से 4 दिन का अंतर में सिलेबस शुरू होगा। तो जैसे सिलेबस शुरू होगा तो उसमें अगर आप लोग क्लास इधर उधर छोड़िएगा, हाफ डिप करिएगा, फिर आपसे नीट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम जैसे जैसे टॉपिक आपको पढ़ाते चलेंगे नीट का क्वेश्चन भी बनवाते चलेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे पढ़ाने के बाद बने नहीं बन रहा है तो आप फ्री में पढ़ने के लिए तैयार रहे, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी तरह के मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। अरे जो नीट लेवल का बनवा दे उसके लिए बोर्ड हुआ है भाई, हलुआ हलुआ खाए हैं सब एक में सान के, तो बोर्ड वो होता है। नीट लेवल बना लीजिए ना, आप तो स्टैंडर्ड लेवल ना मेंटेन करिएगा। चलिए हो गया, इसको उतार लिए। बात समझ में आया क्या? कितने किंगडम में बांटा गया है जीवों को? 5 किंगडम में। किसने बांटा था इसको? क्लासिफिकेशन किसका किया हुआ है? RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर, ठीक है। तो चलिए ना, कोई बात नहीं, एक नीचे लिख लिया जाए, नहीं तो RH व्हिटेकर साहब बुरा मान जाएंगे, आखिर में मर चुके हैं, कहीं रात में भूत बन के डरवाने लगे, तो इसलिए लिख लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। बात समझ में आया? तो 5 जगत में जीवों को बांटा गया है, कौन कौन सर? M-Pro-F-P-A। क्या क्या बोलिए तो? M-Pro-F-P-A। अच्छा, ये जानते हैं वर्गीकरण बहुत सही ढंग से किए थे, क्या कि इस पृथ्वी पर जैसे जैसे जीव की उत्पत्ति हुई है ना, वैसे वैसे तरीका से ये वर्गीकरण किए हैं। इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? मोनेरा, बैक्टीरिया, इसीलिए पहले मोनेरा को रखा गया। उसके बाद प्रोटिस्टा, तब फंजाई, तब प्लांटी पौधा, तब एनिमेलिया जंतु। एनिमेलिया में भी हम लोग जानते हैं कब आए हैं? एनिमेलिया में भी अलग अलग तरह के एनिमेलिया होते हैं। कुछ एनिमेलिया है जिसमें रीढ़ का हड्डी होता है, कुछ नहीं होता है। जब फाइलम पढ़ाएंगे आप लोग को
पीके टूर पर ट्रिपल ए म्यूजियम इधर है, चल उसका एक ट्रिक बताएंगे। पोरिफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटियलमिथस एस्केलमिथस एनेलिडा मोलस्का इकांड्रोमाटा हेमिकोडाटा और कॉडाटा। तो जब आपको पढ़ाएंगे पूरा तब वहां पे आप लोग को ये फाइलम है यानी संघ का नाम है, आइए आप किंगडम का नाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप आगे और बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है। अभी तो आप कॉप्कोफेगस के बारे में पूरा पढ़िएगा। कॉप्कोफेगस मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, अब ये सब पढ़िएगा कॉप्कोफेगस। तब उसमें आप किंगडम के बारे में अभी जो आप देखे हैं, उसी तरह फाइलम के बारे में, संघ, उसी तरह फैमिली के बारे में पूछा जाएगा। मनुष्य किस फैमिली में आता है, मनुष्य किस प्रजाति में आता है, मनुष्य किस वंश में आता है, जीनस में आता है, तो क्या बोलिएगा। तो ये सारी चीजें अभी पढ़ना है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसैपियंस। होमोसैपियंस यानी वंश और प्रजाति, इसमें दोनों ना है होमोसैपियंस। जैसे आप आगे और भी पढ़िएगा, मान लीजिए कि कैबेज के बारे में पढ़िएगा, कुछ में ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोटराइटिस, ये सब नाम आपको आगे मिलेगा जो आपको बहुत सारा। अभी तो हम ज़्यादा नहीं देना चाहते भाई, बेसिक में ज़्यादा दे देंगे तो लेके बैठ जाइएगा, उठना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी आराम आराम से हम लोग चल रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गया। जगत कितना वर्गों में बांटा गया जीवों को, 5 जगत में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो सर इसमें एगो मोनेरा को छोड़ के बाकी सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं, मोनेरा एगो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, चलिए सर मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों को छोड़ के बाकी सब बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारे सेल के मिलने से बने होते हैं। बाकी मोनेरा प्रोटिस्टा जो है ये एक सेल के मिलने से बना होता है। ठीक है, अच्छा अब आइए, तो वही बातें आप लोग को हम लिखवा चुके हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ सर। भाई फंजाई के अंदर आता है ईस्ट, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, फिर से आपका सैक्रोफाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस, फिर से ब्रेवर ईस्ट जिससे बेवरेज का निर्माण होता है, ये सब उसी में आता है। आप जो मशरूम खाते हैं, मशरूम, अच्छा फंजाई में ये आपका राउंड वर्म, रिंग वर्म नाम सुने होइएगा, अरे जिसके द्वारा गोल कृमि नहीं हो जाता है, गोल कृमि मतलब जो दिनाय उनाय होता है, खुजली दिनाय जितना होता है सब फंजाई के कारण ना होता है, कौ के कारण ना होता है। एगो फंजाई आप खाते हैं, मशरूम खाते हैं, वो फंजाइए ना है। फिर उसके बाद ईस्ट है, ईस्ट का उपयोग करके जैसे ब्रेड का निर्माण ये सब जो होता है, ब्रेड जो बनता है या पेय पदार्थ, बेवरेज, बेवरा लोगों के लिए जो बनता है, तो रम, विस्की, ब्रांडी, अल्कोहल युक्त जितना भी पदार्थ है ये सब ईस्टे के द्वारा बनता है। खमीर जिसको आप कहते हैं, खमीर के द्वारा। टोडी, टोडी एगो जो है शराब है, उसका निर्माण जो है टोडी का, ये तार वृक्ष से दो जो ताड़ी निकलता है, तो ताड़ी को ईस्ट के द्वारा सड़ा के तब बनाया जाता है। तो ईस्ट के मदद से बहुत सारा काम होता है। ब्रेड जो आप खाते हैं फूलता है जो ब्रेड हुआ, वो सब उसी के कारण पढ़ेंगे हम लोग आगे में। अभी बात समझ में आया इतना? चलिए अब जरा इसको आप लोग एक नोट पॉइंट दीजिए, लिखेंगे नोट देकर, 5 किंगडम, हाँ लिखिए 5 किंगडम classification, 5 kingdom classification was, 5 kingdom classification was given by, 5 जगत के वर्गीकरण को दिया गया था किसके द्वारा, बाई RH विटेकर, विटेकर, RH विटेकर इन 1969, याद रखिएगा। इसका मतलब हो गया 5 जगत, 5 जगत के वर्गीकरण। बाबू क्लासिफिकेशन का हिंदी क्या होता है? देखिए क्लासिफिकेशन में भी के नीचे हम लोग ग्रीन कलर से अंडरलाइन किए हैं, वर्गीकरण में भी ग्रीन कलर से अंडरलाइन किए हैं। इसे समझ जाइएगा कि वर्गीकरण किसका हिंदी है, क्लासिफिकेशन का। यानी 5 जगत के वर्गीकरण को RH
विटेकर, आरएच विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। आया समझ में? 5 जगत के वर्गीकरण को किसके द्वारा दिया गया था बाबू? सर आरएच विटेकर के द्वारा दिया गया था। 5 जगत के वर्गीकरण को आरएच विटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में। हो जाएगा याद? चलिए, तो ये तो प्रोकैरियोटिक की बात हुई। अब हम लोग यूकैरियोटिक की बात कर लेते हैं। यानी यूकैरियोटिक कोशिका कौन कौन होता है और क्या होता है। तो दूसरे नंबर में अब यूकैरियोटिक सेल लिखेंगे। समझ में नहीं ना आ रहा है? 4 है, ठीक। यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिका। इसको भी चलिए तोड़ के इसका मीनिंग निकालते हैं, डिफिनेशन कहीं बन जाए। तो ये भी 2 वर्ड यहां दिख रहा है आपको। एक तो सर यू और दूसरा पहला नंबर में यू और दूसरे नंबर में कैरियोटिक। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। ट्रू मतलब क्या होता है? वास्तविक। कैरियोटिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? केंद्रक। ठीक है, यानी जिसमें वास्तविक केंद्रक हो। यानी आप बोल सकते हैं कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें वास्तविक केंद्रक हो, उसको क्या बोला जाता है? कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें वास्तविक केंद्रक हो। वास्तविक मतलब होता है एकदम रियल वाला न्यूक्लियस, मतलब पूर्ण रूप से विकसित न्यूक्लियस हो, उसको यूकैरियोटिक कहा जाता है। जिसमें नहीं हो प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। बात समझ में आया? तो यानी आप इसको पहले फिगर के द्वारा इसको समझिए। अब यहाँ जो आप फिगर बनाइएगा एकदम पूरा गोल गोल बनाना है। समझ रहे हैं? मतलब पूरा फ्रेश बनाना है। जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस के बाहर में चलिए हम लोग एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देते हैं। देख रहे हैं यहाँ कितना वेल डेवलप्ड है। ये क्या है? सर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली हुआ ये। ठीक है, ये हो गया केंद्रक झिल्ली। अच्छा, इसके बीच में जो आप देख रहे हैं संरचना, उसको क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया जो केंद्रक के बाहर का झिल्ली है। यहाँ व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है वो केंद्रक के बाहर का झिल्ली है, तो इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। और जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये पिंक कलर में, ये क्या है जी? न्यूक्लियस है। बैगनी कलर में, सॉरी, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो इसका मतलब आप क्या बोलिएगा? सर इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली कैसा दिख रहा है आपको? पूर्ण रूप से विकसित दिख रहा है, वेल डेवलप्ड है। आया समझ में? इसको जरा फिगर को उतारिए, फिर हम लोग डिफिनेशन को लिखते हैं। अब बोलिए कैसे डिफिनेशन लिखिएगा? अच्छा, यूकैरियोटिक आप एग्जांपल को लेकर तो टेंशन नहीं है। सर मोनेरा को छोड़कर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, मतलब प्रोटिस्टा में जैसे कि आप नाम अब बोलते चले जाइए। सर पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना,
प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद सर पेनिसिलियम, उसके बाद आप बोल दीजिएगा क्या, पेनिसिलियम के अलावा जो है सर ईस्ट, ये सब, ईस्ट, ये सब जितना है। फिर उसके बाद आप प्लांट में आ जाइए, तो सर इसमें आपका जितना भी प्लांट है, जैसे मान लीजिए एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोएस्पर्म, एंजियोएस्पर्म, सबको। फिर उसके बाद एनिमल में आप आ जाइएगा, तो सर जितना भी इस पृथ्वी पर गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बैल, बोका, बकरी, सब इसी में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो गए, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल जो है बहुत है, प्रोकैरियोटिक में एक ठो है। चलिए, तो इसको पहले हम लोग अब डिफाइन करेंगे, कैसे लिखिएगा बोलिए तो आप खुद से। जी, आवाजें नहीं आ रहा है जी, बोलिए जोर से, एक बार जोर लगाइए, कोशिश करिए बोलने का। अरे पिछले बार जो लिखे हैं उसी में से देख के बोलना दीजिए, अब देख के पूरा हु बहू मत बोल दीजिएगा। द टाइप ऑफ सेल, इतना तो है, द टाइप ऑफ सेल यानी कोशिका का वैसा प्रकार। द टाइप ऑफ सेल इन विच न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर वेल डेवलप्ड। खाली उपस्थित से काम नहीं चलेगा, उपस्थित तो रखिए लेकिन पूर्ण रूप से विकसित होता है। आर वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड मतलब होता है पूर्ण रूप से विकसित। वेल डेवलप्ड मतलब पूर्ण रूप से विकसित। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। वेल डेवलप्ड को हिंदी में पूर्ण रूप से विकसित कहते हैं। टाइप मतलब प्रकार, न्यूक्लियस मतलब तो आप लोग जानते हैं केंद्रक। अच्छा, ये वाला संरचना सबको समझ में आता है, ये क्या है, एंड है और है, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। कोल्ड मतलब कहा जाता है, तो अब हिंदी में कैसे बोलिएगा, बोलिए हिंदी में तो कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक तथा कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली, कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विकसित होता है। बस, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं उसे यूकैरियोटिक, कोशिका कहा जाता है। यानी कोशिका का वैसा प्रकार जिसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विकसित होते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। कोई डाउट, क्लियर हो गया। अब बात आती है सर, जैसे में किसको किसको लिख लिया जाए, बोलिए तो जैसे में किसको किसको लिख लें, जैसे में बोलिए सर, बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सबका नाम हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे सर, अमीबा लिख दीजिए ना, तो अमीबा बुरा मान जाएगा। पैरामीशियम, क्या कि सबसे ज्यादा हम लोग इसी का नाम यूज करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम। किसी का बाकी तो नहीं है ना, ऊपर इंग्लिश ऊपर बढ़ाएं, अमीबा, पैरामीशियम, सर ईस्ट, ठीक है, प्लांट्स, ह्यूमन, मनुष्य, एनिमल्स,
इत्यादि कर लीजिए, बहुत हो गया। फंजाई को मत छोड़िए। खैर ईस्ट तो लिख लिए हैं, लेकिन फिर भी वो फंजाई लिख दीजिए। ये बाबू अमीबा इसको पढ़ते हैं, अमीबा। इसको पैरामीशियम। पढ़ने में दिक्कत थोड़ा भी हो तो हल्का भी तकलीफ साथ में नहीं रखेंगे, पूछ लेंगे। इसको ईस्ट कहते हैं। इसको पादप, पादप मतलब पौधा होता है, ठीक है। पादप मतलब पौधा। ह्यूमन मतलब क्या होता है? मनुष्य। एनिमल्स मतलब जंतु। फंजाई मतलब कवक। चलिए इसको बस आप लोग को उतार लेना है। ये हो गया कोशिका का प्रकार। अभी सिलेबस आप लोग का बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आपके संपर्क के जो भी बच्चे हों उनको जल्दी इन्फॉर्म करें, ठीक है। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना, तो आप हमारे 9102454053 नंबर पे, ऑफिस का नंबर है, इस पर मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी बैच टाइम ऑफलाइन में 6 से 7 में चल रहा है, पहला बैच मॉर्निंग में। दूसरा बैच चल रहा है 10 से 11 में। तीसरा बैच जो है ये चल रहा है 3 से 4 में। और चौथा बैच चल रहा है शाम को 6 से 7 PM में। तो जिन भी स्टूडेंट को समय हो ऑनलाइन का ये बैच में, आप जितना जल्दी हो सके बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। आप हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, और वहाँ से आपका क्लास का ऑप्शन भी मिल जाएगा ज्वाइन करने का, ठीक है। और वहाँ से आप चाहें तो पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर पे कॉल करके भी ऑनलाइन ज्वाइन हो सकते हैं, जो रेगुलर क्लास आपको ऑनलाइन भी मिलेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।